कभी सोचा है कि एक बिल्कुल सही निशाना लगाने के बाद भी गोली टारगेट से कैसे चूक सकती है? या फिर ऑटोमेटिक फायर में पहली गोली तो ठीक निशाने पे लगती है, पर बाकी गोलियां एक के बाद एक ऊपर की तरफ क्यों जाने लगती हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और ये सिर्फ निशानेबाजों के लिए नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स और मैकेनिक्स के बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। इनमें न्यूटन के गति के नियम से लेकर एरोडायनामिक्स तक सब कुछ शामिल है और ये दिखाता है कि एक गोली को टारगेट तक पहुंचाना असल में कितना जटिल काम है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का मिशन भी यही है, शूटिंग के पीछे के इसी विज्ञान को परत दर परत समझना। हम जानेंगे कि स्मॉल आर्म्स यानी छोटे हथियारों की दुनिया में निशाना लगाना सिर्फ स्थिर हाथों और तेज आंखों का खेल नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स, मैकेनिक्स और अनगिनत बाहरी फैक्टर्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेल है। हाँ, हम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के बीच के जरूरी अंतर को समझेंगे, जो किसी भी शूटर के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। और हम उन सभी फैक्टर्स पर भी गौर करेंगे जो एक गोली को उसके रास्ते से भटका सकते हैं, और मजल जम जैसे फिनोमेना को भी जानेंगे जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों के हर सैनिक को समझना और उस पर महारत हासिल करना जरूरी होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हीं दो शब्दों से शुरुआत करते हैं, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। सुनने में तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, पर तकनीकी तौर पर ये बहुत अलग है ना? हाँ, बहुत अलग, और इस अंतर को समझना ही अच्छी शूटिंग का पहला कदम है। एक्यूरेसी यानी सटीकता, इसका सीधा सा मतलब है पॉइंट ऑफ एम पर गोली मारने की क्षमता। मतलब अगर आपने टारगेट के बिल्कुल सेंटर में निशाना लगाया और गोली भी ठीक सेंटर में लगी, तो ये 100% एक्यूरेसी है। अच्छा, मतलब जहां निशाना साधा वहीं गोली लगी। ये तो सीधा और सरल है। तो फिर कंसिस्टेंसी क्या है? और मैंने सुना है कि ये एक्यूरेसी से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, कई मामलों में। कंसिस्टेंसी हम्म यानी एक रूपता, हम्म ये बार बार एक ही जगह पर गोलियां दागने की क्षमता है, हम्म भले ही वो जगह आपका पॉइंट ऑफ एम न हो। अच्छा। देखिए, कोई भी दो गोलियां कभी भी बिल्कुल एक ही जगह पर नहीं लगती। हम्म जब आप कई शॉट्स फायर करते हैं तो वो एक पैटर्न बनाते हैं। हम्म इसे शॉट ग्रुप कहते ठीक हैं। है। उस शॉर्ट ग्रुप का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, उसे ही मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट या एमपीआई कहते हैं। अच्छा। आपकी कंसिस्टेंसी इसी बात से नापी जाती है कि आपका शॉर्ट ग्रुप कितना टाइट यानी कितना छोटा और घना है। अच्छा, तो अगर मेरी सारी गोलियां टारगेट के सेंटर से मान लीजिए 6 इंच दाईं ओर एक छोटे से एक रुपए के सिक्के जितने ग्रुप में लगती हैं, तो आप कहेंगे कि मैं कंसिस्टेंट शूटर हूं। बिल्कुल। भले ही मैं एक्यूरेट नहीं हूं। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये अजीब नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात? वो कैसे? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, एक हथियार और शूटर का पहला काम कंसिस्टेंट होना है। एक्यूरेट होना बाद में आता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, यानी आप एक टाइट ग्रुप बना सकते हैं, तो एक्यूरेसी लाना बहुत बहुत आसान है। कैसे? आपको बस अपनी राइफल की साइड्स को एडजस्ट करना है। आप अपनी साइड्स को थोड़ा सा बाईं ओर खिसकाएंगे और आपका पूरा का पूरा टाइट ग्रुप खिसक कर आपके पॉइंट ऑफ एम पर आ जाएगा। ओ अच्छा। लेकिन अगर आपके शॉट्स ही बिखरे हुए हैं, मतलब आप इनकंसिस्टेंट हैं, तो आप साइड्स को कितना भी एडजस्ट कर लें, कोई फायदा ही नहीं होगा। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब पहले एक भरोसेमंद पैटर्न बनाओ और फिर उस पैटर्न को टारगेट पर ले जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस पैटर्न को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। एक गोली निशाने पर लगेगी या नहीं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर हम इससे 4 मुख्य स्तंभों या पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है द फायरर, यानी निशानेबाज खुद। इसमें सैनिक की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड, उसकी शारीरिक स्थिति और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति और मोटिवेशन लेवल भी शामिल है। मानसिक स्थिति मतलब क्या तनाव या डर का भी सीधा असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि लड़ाई के तनाव की स्थिति में एक सैनिक का शॉट 50% तक खुल सकता है, यानी फैल सकता है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, भले ही उसकी ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एड्रेनलिन आपकी मांसपेशियों को सिकोड़ता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, और इन सब का सीधा असर आपके हाथ की स्थिरता पर पड़ता है। समझ गई। मतलब सबसे पहले इंसान आता है, फिर मशीन, तो दूसरा स्तंभ यकीनन हथियार ही होगा। बिल्कुल। दूसरा है द वेपन। हथियार का अपना डिजाइन, उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस ठीक से हुआ है या नहीं। और सबसे जरूरी हिस्सा है बैरल के अंदर की राइफलिंग। ये वो घुमावदार खांचे होते हैं जो गोली को स्पिन देते हैं। अगर ये घिस गए हैं या गंदे हैं, तो गोली हवा में स्थिर नहीं रह पाएगी, वो लड़खड़ाने लगेगी।
और साइट्स का भी रोल होगा इसमें। बिल्कुल। हथियार की साइट्स, चाहे वो आयरन साइट्स हों या टेलीस्कोपिक, उनका ठीक से कैलिब्रेटेड होना और अपनी जगह पर मजबूती से लगे रहना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो निशानेबाज हो गया, हथियार हो गया, लेकिन क्या हर गोली एक जैसी होती है? क्या उनमें भी फर्क होता है जो निशाने को बदल दे? बिल्कुल होता है। और यही हमारा तीसरा स्तंभ है, द एमिनेशन, यानी गोला बारूद। एक ही फैक्ट्री में एक ही मशीन पर बनी दो गोलियों में भी वजन, आकार और बारूद की मात्रा में बहुत सूक्ष्म अंतर हो सकता है। अच्छा। हाँ, लंबी दूरी की शूटिंग में ये छोटे छोटे अंतर बहुत बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। यहां तक कि प्रोपेलेंट, यानी गोली को आगे धकेलने वाले बारूद का तापमान भी मैटर करता है। तापमान? वो कैसे? अगर कुछ गोलियां धूप में रखी हैं और कुछ छांव में, तो उनके जलने की दर में फर्क आएगा, जिससे उनकी मजल वेलोसिटी बदल जाएगी और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी। ये तो बहुत ही लिहाजा स्तर की बात हो गई। हाँ, और गोली का डिजाइन भी। एक नुकीली बोट टेल डिजाइन वाली गोली हवा को बेहतर तरीके से काटती है। उसका बैलिस्टिक कोफिशिएंट बेहतर होता है, मतलब वो अपनी रफ्तार को ज्यादा देर तक बनाए रखती है और हवा का उस पर कम असर होता है। और चौथा और आखिरी स्तंभ, मुझे लगता है ये वो चीजें होंगी जो हमारे बस में उतनी नहीं है। सही कहा आपने। चौथा स्तंभ है एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहरी कारक। जैसे ही गोली बैरल से निकलती है, वो शूटर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिजिक्स के नियमों के हवाले हो जाती है। उस पर दो बल तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। हवा का प्रतिरोध, यानी एयर रेजिस्टेंस, जो उसे लगातार धीमा करता है, और गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी, जो उसे लगातार नीचे की ओर खींचता है। इनके अलावा हवा की गति और दिशा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सब बातों को सुनकर तो लगता है कि गोली का निशाने पर लगना एक चमत्कार जैसा है। खैर, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसे हम सबने फिल्मों में खूब देखा है, बंदूक चलाने पर लगने वाला झटका, रिकॉइल और मजल जंप। ये क्या है और ये निशाने को कैसे प्रभावित करते हैं? जरूर। जब हथियार से गोली तेजी से आगे की तरफ जाती है, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी वजह से एक बराबर बल पीछे की ओर लगता है। यही रिकॉइल है। ये एक सीधा लिनियर फोर्स है जो शूटर के कंधे में जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि बंदूक सिर्फ पीछे नहीं हटती, बल्कि उसकी नली मतलब मजल ऊपर की तरफ भी उछलती है। वो क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये मजल जंप की वजह से होता है, जो रिकॉइल का ही एक नतीजा है। इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, ज्यादातर हथियारों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोर यानी बैरल की लाइन से ऊपर होता है। दूसरा, हथियार का बट जहां से शूटर सहारा देता है, वो भी बोर की सीधी लाइन में नहीं होता, बल्कि थोड़ा नीचे होता है। अच्छा। तो जब रिकॉइल का बल पीछे की तरफ धक्का देता है, तो इन बिंदुओं पर एक लीवर की तरह काम करता है, जिससे मजल ऊपर की ओर उछल जाता है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण शूटर खुद है। रिकॉइल का बल जब शरीर पर लगता है, तो शरीर एक धुरी की तरह काम करता है और कूल्हे के पास से हल्का सा घूमता है। इन तीनों के मिले जुले असर से मजल ऊपर की ओर उछलता है, जिसे मजल जंप कहते हैं। और ऑटोमेटिक फायर में तो ये असर कई गुना बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। ऑटोमेटिक फायर में असली समस्या आती है। पहली गोली तो निशाने पर लगती है, लेकिन रिकॉइल और हथियार में होने वाले वाइब्रेशन के कारण मजल थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, इससे पहले कि दूसरी गोली बैरल से निकले। इसलिए बर्स्ट की दूसरी गोली हमेशा पहली गोली से थोड़ी ऊंची लगती है, तीसरी गोली और ऊंची, और चौथी उससे भी ज्यादा। अच्छा, तो ये वजह है कि गोलियां ऊपर जाने लगती हैं। हाँ, यही कारण है कि हाथ से पकड़े गए किसी भी हथियार से कभी भी पूरी तरह से एक्यूरेट ऑटोमेटिक फायर नहीं किया जा सकता। हर शॉट के साथ निशाना ऊपर चढ़ता जाता है। इसीलिए सैनिकों को छोटे बर्स्ट यानी शॉर्ट बर्स्ट में फायर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक असॉल्ट राइफलों में जो मजल ब्रेक्स या कॉम्पेंसेटर्स लगे होते हैं, वो इसी मजल जंप को कम करने के लिए होते हैं। एकदम सही। वो डिवाइस गैसों को ऊपर की तरफ छोड़कर एक नीचे की ओर बल पैदा करते हैं, जो मजल जंप को काउंटर करता है और हथियार को ज्यादा स्थिर रखता है। की यात्रा पर और गहराई से बात करते हैं। मेरा मतलब है बैलिस्टिक्स का विज्ञान। बैरल के अंदर क्या होता है और बाहर निकलने के बाद क्या होता है? बिल्कुल। गोली की यात्रा को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल और टर्मिनल बैलिस्टिक्स। इंटरनल बैलिस्टिक्स वो सब कुछ है जो गोली के बैरल में रहते हुए होता है। यहाँ प्रोपेलेंट के विस्फोट से पैदा हुई गैसें कुछ मिलीसेकंड में ही गोली को जबरदस्त दबाव और गर्मी के साथ 0 से 1000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा की रफ्तार देती हैं। इसी दौरान राइफलिंग गोली को तेजी से स्पिन देती है। ये स्पिन क्यों जरूरी है?
ये स्पिन गोली को हवा में जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी देती है, ठीक वैसे ही जैसे एक घूमता हुआ लट्टू सीधा रहता है। बिना स्पिन के गोली हवा में पलट जाएगी और अपना निशाना खो देगी। और बैरल के अंदर की कोई और खास बात जो निशाने पर असर डालती हो? हाँ, और ये सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल है। एक ऑयली बैरल या ऑयली कार्ट्रिज बहुत खतरनाक हो सकता है। तेल खतरनाक हो सकता है। मुझे लगा था वो ल्यूब्रिकेशन के लिए अच्छा होता है। नहीं, चेंबर में बिल्कुल नहीं। तेल गोली के केस को फैलने से रोकता है, जिससे चेंबर के अंदर दबाव यानी बैक प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। इससे हथियार फट भी सकता है। साथ ही ये जंप वैल्यू को अनियमित यानी इरेटिक बना देता है, जिससे आपकी शूटिंग इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ये तो एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। मतलब सफाई जरूरी है, लेकिन फायरिंग से पहले बैरल और चेंबर का पूरी तरह सूखा होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। अब बताइए कि बैरल से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, जिसे आपने एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स कहा। हाँ, एक बार गोली हवा में आ जाए तो वो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों के अधीन होती है। जैसा हमने पहले बात की, दो बल लगातार उस पर काम करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस गोली को लगातार धीमा करता है। यह गोली की रफ्तार के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है। मतलब रफ्तार दोगुनी होने पर हवा का प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण? ग्रेविटी गोली को लगातार 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर खींचती है, और इसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। मतलब गोली जितनी देर हवा में रहेगी, ग्रेविटी उसे उतना ही ज्यादा नीचे खींचेगी। इसीलिए लंबी दूरी पर निशाना लगाने के लिए शूटर को थोड़ा ऊपर की ओर एम करना पड़ता है, ताकि ग्रेविटी के असर को कॉम्पेंसेट किया जा सके। तो गोली कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती? कभी नहीं। वो हमेशा एक परवलीय पथ यानी पैराबोलिक पाथ पर चलती है, जिसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये सब सुन के लगता है कि एक अच्छा शूटर असल में एक अप्लाइड फिजिसिस्ट होता है। एक बात बताइए, क्या हथियार में कोई छोटा मोटा बदलाव भी गोली के निशाने पर बड़ा असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है संगीन यानी बेयोनेट का। संगीन? हाँ, मान लीजिए एक सैनिक अपनी राइफल पर बेयोनेट लगाता है। इससे राइफल के अगले हिस्से का वजन बढ़ जाता है। इस अतिरिक्त वजन के कारण जब गोली चलती है तो मजल उतना ऊपर नहीं उछलता जितना बिना बेयोनेट के उछलता। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा गोली निशाने से नीचे लगती है। सिर्फ एक संगीन लगाने से निशाना बदल गया। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, इसीलिए एक प्रोफेशनल सैनिक को पता होता है कि उसके हथियार में किया गया कोई भी बदलाव उसके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को कैसे बदलेगा। एक और अच्छा उदाहरण है हथियार को सहारा देने का तरीका। हाँ, इसके बारे में बताइए। क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि आप राइफल को कहाँ से पकड़कर सहारा दे रहे हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने राइफल को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे से सहारा दिया है, यानी मजल के पास से। अब जब रिकॉइल होगा तो आपका हाथ एक पिवट या धुरी की तरह काम करेगा। ठीक है। रिकॉइल का बल बट को ज्यादा जोर से नीचे दबाएगा, जिससे मजल ऊपर उठेगा। ऐसे में गोली ऊपर लगेगी। और अगर पीछे से सहारा दिया जाए तो, जैसे मैगजीन के पास से? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पीछे से सहारा दिया जाए तो इसका ठीक उल्टा होता है। अब आपका हाथ पीछे है तो रिकॉइल का असर मजल पर ज्यादा होगा और वो उतना नहीं अट पाएगा। नतीजा ये होता है कि गोली नीचे लगती है। वाह, इन छोटी छोटी मैकेनिकल चीजों को समझना ही एक हिट और मिस के बीच का अंतर तय करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शूटिंग सिर्फ आंख और हाथ का तालमेल नहीं, बल्कि अप्लाइड फिजिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इन सारी चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे हाथ क्या लगता है? चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि शूटिंग में पहला लक्ष्य कंसिस्टेंसी हासिल करना है, यानी एक टाइट ग्रुप बनाना। एक्यूरेसी यानी उस ग्रुप को निशाने पर लाना उसके बाद आता है और साइड्स को एडजस्ट करके हासिल किया जाता है। दूसरा, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपके शॉट ग्रुप का केंद्र है, और एक अच्छा निशानेबाज हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि उसका एमपीआई कहाँ बन रहा है, ताकि वो जरूरी सुधार कर सके। तीसरा, एक्यूरेसी को 4 स्तंभ प्रभावित करते हैं। द फायरर, शूटर की शारीरिक और मानसिक स्थिति। द वेपन, उसका डिजाइन और रखरखाव। द एम्युनिशन, उसकी गुणवत्ता। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गुरुत्वाकर्षण और हवा। चौथा, मसल जंप एक असलियत है, खासकर ऑटोमेटिक फायर में। यह रिकॉइल के कारण होता है और हर शॉट के बीच बैरल को ऊपर उठाता है, जिससे गोलियां निशाने से ऊपर जाने लगती हैं।
और अंत में, जैसा हमने देखा, हथियार में छोटे से छोटा फिजिकल बदलाव, जैसे बैयोनेट लगाना, सहारा देने की जगह बदलना या बैरल में तेल होना, गोली के निशाने को बहुत ज्यादा बदल सकता है। ये वाकई में एक जबरदस्त और ज्ञानवर्धक चर्चा थी। इसने शूटिंग को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बताइए। अगर एक राइफल बहुत कंसिस्टेंट है, यानी एक बहुत टाइट ग्रुप बनाती है, लेकिन इनएक्यूरेट है, मतलब वो ग्रुप निशाने के केंद्र से 5 इंच बाईं ओर है, तो क्या वो हथियार सशस्त्र बलों के एक सैनिक के लिए फिर भी उपयोगी है, या ये एक बेकार हथियार है? जरा हथियार की साइट्स के असली उद्देश्य और एडजस्ट करने की क्षमता के बारे में सोचिएगा।